तो अभी जो हम करेंगे उसमें क्या होगा, सेंटर से दूर वाले किसी पॉइंट पे यानी एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। तो इसलिए डायग्राम अच्छे से समझ लेना, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसमें। तो हम अब कहाँ निकालना है, सपोज ये हमारा रिंग है और सेंटर से यानी पास होने वाली लाइन यानी कि एक्सिस, ठीक है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस। सपोज ये एक्सिस है पेंसिल, अभी हमने कहाँ फील्ड निकाला है, यहाँ पर फील्ड निकाला है। बट अब हम कहाँ निकालना चाहते हैं, इस पेंसिल के टिप पर सपोज, यानी कि सेंटर से दूर है बट एक्सिस पर है, यहाँ पे फील्ड निकालना है हमें, ठीक है। इसमें भी बायो-सेवर्ट लॉ काम आएगा। तो डायग्राम को अच्छे से समझना। हम रिंग का साइड व्यू देखेंगे, ऐसे साइड व्यू दिखाई देगा, और करंट अगर मेरे साइड से देखो, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट देखो, तो यहाँ पर करंट ऊपर वाले साइड में कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ ऐसे दिखेगा। यहाँ पर कैसे दिखेगा, नीचे की तरफ जाते हुए। यहाँ कैसे दिखेगा, अंदर की तरफ जाते हुए। और यहाँ कैसे दिखेगा, ऊपर की तरफ जाते हुए। इमेजिन करो, ठीक है। अगर इमेजिन नहीं कर सकते, कॉपी में एक रिंग बना लो और ऐसे बैंगल के जैसे सामने रखो, ठीक है, करके देखो, समझ में आएगा। करो, कॉपी में एक रिंग बनाओ, फ्रंट फ्रंट साइड से ही बनाओ उसको, साइड वाला हम बाद में बनाएंगे। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दिखा दो, ठीक है, और ऐसे रखो वर्टिकल प्लेन में। फिर देखो कि जो ऊपर वाला साइड है उसमें करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे अगर रखोगे, सामने से देखो और इमेजिन करो, यहाँ पर करंट कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ। यहाँ कैसे दिखेगा, अंदर की तरफ जाते हुए। यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ठीक है। अब अगर हम साइड व्यू रिंग का देखें, सपोज ये हमारा रिंग का साइड व्यू है और ये डॉटेड वाली साइड जो है वो पीछे की तरफ है, ये फ्रंट है और ये बैक साइड है, और ये हमारा एक्सिस है, ये सेंटर एंड दिस इज द एक्सिस, ये सपोज एक्सिस हो गया। तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे, सपोज एट पॉइंट P, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से अगर देखोगे इस साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए, बिकॉज P पॉइंट इज ऑन द एक्सिस। तो हमने जैसे अभी यहाँ लूप बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो देख लिया, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पॉइंट पे, ये हमें पता लगना है। नाउ कंसिडर ए करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट। मान लो ये पॉइंट ए है और इसको हम ए डैश बोल देते हैं, बी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बी हमें यूज करना है। तो ए पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। साइड व्यू है रिंग का, तो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे करंट एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, ठीक है। और पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो करंट एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे शो कर देते हैं, इनफैक्ट ऐसे है नहीं, ये बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है, तो आर वेक्टर हमारा ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, इसको हम लिख देते हैं आर वेक्टर, ठीक है। तो अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो इजी है, आराम से लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट ए पॉइंट वाले करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर को पहचानना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डेरिवेशन की यही है, इसको पहचानने में ही गलती हो जाती है और फिर आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। देखो आईडीएल किस तरफ है, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, तो थंब को रखेंगे नॉर्मली आउटवर्ड, फिंगर्स टू बी स्ट्रेच्ड अलोंग आर। तो अगर देखो 90 डिग्री एंगल तुम्हें दिखाई देगा अगर टॉप व्यू से देखो। फिंगर को किधर रखा, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ, एंड फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, और यू कैन से अलोंग आर वेक्टर। तो अगर ऊपर से देखोगे
तो आइडियल बोर्ड के प्लेन से बाहर है और आर वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, देन व्हाट विल बी द एंगल? 90 डिग्री। अब चाहे पी पॉइंट हमारा यहाँ होता, कहीं भी होता, हमेशा ही आइडियल के परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज आइडियल इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड आर वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ऐसे। तो वो 90 डिग्री एंगल तुम्हें इस डायग्राम में दिखाई नहीं देगा, बट वो तुम्हें समझना होगा कि आइडियल और आर के बीच जो एंगल है इस केस में 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन π/2, और इधर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड लिखना है, आर का स्क्वायर यानी AP स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ DB? वो भी इसी से पता करेंगे, स्लैप वाले ट्रिक से। ठीक है, हम थप्पड़ मारने से सारे जवाब मिलते हैं। तो आइडियल इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल एंड फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो हमारा हाथ है, हाथ के नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये जो AP लाइन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे अगली बात समझ में, खुद से करके देखना है। हाथ में दर्द हो गया तो शाम को मसाज कर लेना, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। तो AP लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें बनाना है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ DB। समझ में आया? ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर करंट एलिमेंट इधर भी होगा। यहाँ पर सर्कल है ना, यहाँ पर होगा, सिर्फ डायरेक्शन उसका इस वाले आइडियल से अपोजिट होगा। किधर की तरफ होगा? बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन, इसकी वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट P, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल यानी बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड एंड फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट P, देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये आइडियल थोड़ा हमने गलत बना दिया है, इसके अलॉन्ग नहीं दिखना चाहिए। पहले तो ये बना लेते हैं, A' लाइन हमने बना लिया। आइडियल नॉर्मली इनवर्ड है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही गया। क्रॉस मतलब नॉर्मली इनवर्ड। तो ये जो लाइन है A' इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी DB ही होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, ओनली डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो DB की वैल्यू क्या होगी? μ0/4π आइडियल बाय R²। ये हुआ। अब देखो DB का मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट डिफरेंट आइडियल का जो DB होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ पर लेते तो ये जो लाइन थी उसके परपेंडिकुलर यानी इधर की तरफ आ जाता, बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, पीछे साइड में यहाँ पर लेते तो उसका किधर की तरफ आता? ऐसे आता। देखो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं हम और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ ऐसे आता है, वो डायरेक्शन आता है DB का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पेन दो, 2-3 पेन दो, फिर समझ में आ जाएगा। देखो अगर टॉप व्यू हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सारे करंट एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ। या फ्रंट व्यू अगर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, इस तरह का ऐसे दिखेगा, दिखाई दे रहा है। टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, जैसे कोई फ्लावर होता है, फ्लावर के पेटल्स ऐसे फैले हुए रहते हैं, वैसे डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन DB को जरा ध्यान से देखो। ये जो DB दो यहाँ पे हैं, इनको देखो। DB के अगर हम कंपोनेंट बनाएं, एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग बना सकते हैं और एक कंपोनेंट एक्सिस वाली लाइन के अलॉन्ग भी बना सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल हमें पहले पहचानना होगा, कौन सा एंगल लिया जाए। तो सपोज हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, अल्फा इसका नाम रख देते हैं। थीटा नहीं रखेंगे, बिकॉज यहाँ भी एक बार थीटा आता है तो कंफ्यूजन होगा।
तो अल्फा हमने नाम रख दिया, ये एंगल भी अल्फा ही होगा बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। क्यों होगा समझ में आया? बहुत एक बेसिक सा थ्योरम है मैथ्स का। इफ देयर इज अल्फा एंगल बिटवीन टू लाइंस देन देयर विल बी अगेन देयर विल बी अल्फा एंगल बिटवीन द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दोज टू लाइंस। अल्फा एंगल किस किस के बीच है? देखो ए पी, यहाँ पे पी था, ए पी और ओ पी के बीच अल्फा एंगल है। तो अगर ए पी और ओ पी के परपेंडिकुलर हम लाइंस बनाएंगे उनमें भी अल्फा एंगल होगा। ठीक है, देखो ए पी के परपेंडिकुलर कौन है? डी बी, और ओ पी के परपेंडिकुलर कौन है? दिस वर्टिकल लाइन। तो इनके बीच में भी सेम एंगल होगा। ये एक थ्योरम है मैथ्स का बेसिक सा। तो इधर अल्फा एंगल आया। अब डीबी के कंपोनेंट्स अगर हम देखें, डीबी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला, ठीक है, और एक कंपोनेंट डीबी का इधर आएगा। जिस तरफ एंगल बनता है उधर वाले कंपोनेंट का नाम होता है कॉस, डीबी कॉस अल्फा। इधर क्या आ जाएगा? डीबी साइन अल्फा। सिमिलरली इस डीबी का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, डीबी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, डीबी साइन अल्फा। तो इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि दोनों डीबी के कॉस कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, बट दोनों के साइन कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। ऐसे ही जो दूसरे डीबी होंगे, यानी दूसरे डीएल की वजह से जो डीबी आएंगे उनमें भी होगा। जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे फैले हुए से डीबी, तो सबके जो साइन वाले कंपोनेंट है वो ऐसे आ गए एक डायरेक्शन में, बट कॉस वाले जैसे एक इधर था तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, बट साइन कंपोनेंट्स सब एक ही लाइन पे आ गए एक डायरेक्शन में। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे डीबी को नहीं करेंगे, हम डीबी के साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। बिकॉज डीबी का एक कंपोनेंट मतलब क्या होता है? जिससे मिलकर डीबी बना है। तो डीबी का एक कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाता है दूसरे डीबी के कॉस वाले कंपोनेंट से, बट सारे डीबी के साइन कंपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं। तो इसलिए हम इंटीग्रेट डीबी को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? डीबी साइन अल्फा को करेंगे। ठीक है, देयरफॉर बस डायग्राम में यही बात समझने वाली थी। इसके अलावा कैलकुलेशन बहुत इजी है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप क्या होगा? v इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा। समझ गए? 2dB साइन अल्फा नहीं लिखेंगे यहाँ, बिकॉज यहाँ हमने सिर्फ ये समझने के लिए किया है कि सारे dB सेम डायरेक्शन में आएंगे। अगर 2dB कर दिया तो फिर इंटीग्रेट करने के बाद उसका हाफ करना पड़ेगा। समझ गए? कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो 2dB साइन अल्फा था तो 2dB साइन अल्फा को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? ऐसा कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले से ही बता दिया। तो अब dB की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइन अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन में कौन कॉमन आ रहा है, कौन इंटीग्रेशन के अंदर बचता है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dB की वैल्यू तो ये रही हमारी। तो dB की वैल्यू, चलो साइन अल्फा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन अल्फा उस डायग्राम से पता चल जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो, OPA ट्रायंगल, इससे साइन अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये तो इस रिंग का रेडियस है ROP, और ये डिस्टेंस स्मॉल r हमने लिखा है। सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखें, सपोज वो x है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा या डिराइव करने को आएगा तो क्या बोला जाएगा? एक्सिस पर एक पॉइंट है जो सेंटर से किसी डिस्टेंस पर है, तो किसी डिस्टेंस पर हमने x लिख दिया। तो x भी एक तरह से कांस्टेंट ही होगा। x डिस्टेंस कहाँ है ये हमें बताना होगा। r भी कांस्टेंट है, तो ये कैपिटल R रेडियस है। तो स्मॉल r की वैल्यू अगर लिखें, यानी कि इस केस में वो बन जाएगा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? r² प्लस x²। तो साइन अल्फा की वैल्यू अगर लिखें इस ट्रायंगल से, साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दिस r बाय दिस r। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कैपिटल R बाय r² प्लस x²। ठीक है, और यहाँ पर भी स्मॉल r है, तो यहाँ भी स्मॉल r की वैल्यू हम वही वाली लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा? dB
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रूट होगा तो स्क्वायर करेंगे तो इतना बचेगा। और यहाँ भी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पावर 1 है तो इसको भी हम थोड़ा सा ठीक करके लिख लें, हमारे लिए बाद के लिए इजी रहेगा। इसको 1/2 पावर लिख देते हैं। ठीक, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई, डीबी की वैल्यू मिल गई, दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर देखेंगे कि इंटीग्रेशन में कौन रहेगा कौन बाहर जाएगा। सो बी इज, डीबी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू ये रही, आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब देख लो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है तो कॉमन आ गया। आई करंट इन द रिंग वो भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट हैं, तो क्या बचा इधर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, इधर 1/2 तो हो जाएगा 3/2। और रेडियस ऑफ द रिंग वो भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ डी एल फॉर क्लोज लूप। देखो इतना भारी भरकम सा था इंटीग्रेशन करने के लिए, लास्ट में क्या बचा, सिर्फ डी एल। और डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस, उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हो गया ना। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तुम्हें लग रहा होगा इतना बड़ा इंटीग्रेशन कैसे होगा। है तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ dl बचता है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और उसका इंटीग्रेशन बिना किसी मेहनत के हमें पता है कि 2 पाई r आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और इधर 2 पाई r, कुछ क्वांटिटीज डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये r इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर स्क्वायर। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। अगर कभी तुम्हें डाउट हो कि मेरा सही आया कि नहीं आया तो उसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, सेंटर वाले केस के लिए इसको चेक कर लो। अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे होता तो इस फार्मूला में क्या चेंज हो जाता, x विल बिकम 0। तो x को अगर 0 करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब आएगा। देखो यहाँ पावर 3/2 है ना, x को 0 किया तो इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर के ऊपर पावर लगाया 3/2 तो क्या बचेगा 3। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब आएगा, फिर आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इफ x इज इक्वल टू r देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। यही आया था सेंटर के लिए। ठीक है, इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वही बात करें, अगर लूप्स हो n नंबर ऑफ लूप्स तो हम इसमें भी n यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ।